हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में जनसंख्या और जनसंख्या की नीति को लेकर कई सारे सवाल हमेशा ही खड़े होते रहते हैं। ऐसे में जो नीति निर्माता हैं उनके ऊपर यह दबाव हमेशा से ही बना रहा है और ऐसा दिखाई भी देता है कि जो जनसंख्या की स्थिति भारत में मौजूद है, बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी अभी तक, तो उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए या कैसे उस जनसंख्या को व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा एक बात और जो हम इसके पहले सुनते चले आ रहे हैं कि भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो बन ही रहा है, लेकिन भारत के पास एक जो बहुत बड़ी ताकत मौजूद है वो है उसकी बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन। तो भारत की जो जनसंख्या अब तक बताई जाती रही है वो यही बताई जाती रही है कि भारत में जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। भारत को युवा देश कहा जाता रहा है। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एसआरएस की रिपोर्ट, अभी हम इस पर बात करेंगे। तो इस रिपोर्ट ने कुछ बातें स्पष्ट की हैं कि किस तरीके से भारत जो एक यंग पॉपुलेशन के रूप में देखा जाता था, उसकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे वर्किंग एज ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यंग पॉपुलेशन क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, किस आयु वर्ग को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं और वृद्ध जनों की आबादी में किन लोगों को हम शामिल करते हैं, इन सभी बातों को आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है वह है, क्या कहते हैं एसआरएस रिपोर्ट के जनसांख्यिकीय रुझान। तो एसआरएस रिपोर्ट क्या है, इसे कौन जारी करता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो डायमेंशंस हैं उनको समझ लें। अभी हम न्यूज़ देख लेंगे, एसआरएस के बारे में बात कर लेंगे कि यह जो रिपोर्ट है कैसे प्रस्तुत की जाती है, कौन पेश करता है, इसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु बताए गए हैं, यानी क्या इसके हाइलाइट्स हैं, इसके अलावा क्या चैलेंजेस निकल करके आ सकते हैं, क्या हम आगे का रास्ता देख सकते हैं, और एक सवाल, अगर कोई इससे सवाल परीक्षाओं में बन सकता है या फिर इसमें आज के डिस्कशन में हम जो डेटा का एनालिसिस करेंगे तो उस डेटा का उपयोग आप किसी और भी उत्तर को लिखने में कर सकते हैं, जो कि प्रमुख रूप से आर्थिक विकास, जनसंख्या नीति और इस तरह के मुद्दों से जुड़ा होगा। यानी जीएस पेपर 1 भारतीय समाज और जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास, इसके अलावा जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसे हम पूरा विषय समझेंगे। न्यूज आई है, की टेकअवेज फ्रॉम द लेटेस्ट एसआरएस डेटा। तो एसआरएस जो डेटा है वह क्या है, क्या रिपोर्ट है। एसआरएस का मतलब हुआ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी नमूना पंजीकरण प्रणाली। और इस जो सिस्टम है, एक तरह से एक रिपोर्ट इसकी जारी की जाती है। इसमें जनगणना को छोड़कर भारत में विभिन्न जनसांख्यिकीय संकेतकों का इसे एकमात्र आधिकारिक स्रोत भी माना गया है। यानी आप सब जानते हैं कि भारत में सेंसस यानी जनगणना के आंकड़े आते हैं, वे बहुत ज़्यादा आधिकारिक मतलब स्रोत के रूप में सबसे प्रमुख तौर पर उनको तरजीह दी जाती है। तो जनसंख्या के आंकड़े को अगर हम हटा दें, जो कि 2011 या फिर उस तरह की जनगणना के आंकड़े हमारे पास मौजूद रहते हैं, और अभी जो अगली जनगणना है वो आने वाले समय में होगी, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आई है एसआरएस की, यानी नमूना पंजीकरण प्रणाली इसको कहते हैं। और ये सेंसस के बाद इसको एक प्रमुख आधिकारिक डेटा के रूप में, सोर्स के रूप में मान्यता दी जाती है। तो 2019 से संबंधित इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है हमारी वो ग्रोथ कर रही है। इसको जारी कौन करता है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत के अंतर्गत जो आता है। तो इसकी अगर हम शुरुआत को देखें तो आज़ादी के बाद से ही भारत में जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनकी मौजूदगी की या फिर उनकी आवश्यकता की बात तेजी से सबको समझ में आने लगी थी। तो आज़ादी के बाद ये प्रयास किए गए कि हमारे पास जन्म और मृत्यु, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आबादी को लेकर के। तो जन्म और मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े हैं वे स्पष्ट रूप से मौजूद होने चाहिए और उनमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो प्रयास इस तरह चलते रहे, धीरे धीरे हमें समझ में ये आया कि जन्म और मृत्यु के जो आंकड़े हैं, चूंकि वे स्वैच्छिक आधार पर दर्ज करने के लिए दिए गए थे। स्वैच्छिक आधार का मतलब हुआ कि लोग चाहें तो दर्ज कराएं, ना चाहें तो वे उससे बच भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो डेटा हमारे पास बन करके आया वो बहुत स्पष्ट नहीं था और उसमें बहुत सारे मिसमैच भी हो रहे थे। तो इसके बाद जो आवश्यकता महसूस की गई वो एक कानून की महसूस की गई। उसके बाद से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 सामने आया और सरकार ने इसे लागू किया, जिसके बाद से जन्म और मृत्यु का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि एक डेटा हमारे पास प्रामाणिक रूप से मौजूद हो और उसमें त्रुटियों की संभावना कम हो। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे थे कि इस अधिनियम के पहले एक प्रयास किया जा रहा था नमूने के तौर पर पंजीकरण कराने का।
तो प्रायोगिक आधार पर 1964-65 में SRS की शुरुआत दिखाई देती है और 1969 तक आते आते फिर इसको पूरी तरह से लागू किया गया। 1969-70 से इसको बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। तो SRS की रिपोर्ट उसके बाद से हमेशा से ही जारी की जा रही है और इस बार भी जारी की गई है, तो इसका डेटा हमें जानकारी देगा। अब ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है, देखिए जो प्रणाली है, विकासशील देशों में ऐसा माना गया है कि कई तरह के सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए हैं, जिसमें से एक है एकात्मक प्रणाली यानी सिंगल जो सिस्टम है, और एक सिस्टम है डबल सिस्टम यानी दोहरी प्रणाली। तो SRS जो सिस्टम है वह दोहरे रिकॉर्ड सिस्टम पर आधारित है, यानी एक तरह से 2 बार उसकी हम गणना करते हैं। कैसे? गांव और शहरी ब्लॉकों में जन्म और मृत्यु का जो है निरंतर डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, और उसके बाद होती है एक पूर्णकालिक गणना, जिसमें पूर्णकालिक एक पर्यवेक्षक रखा जाता है जो 6 महीने के अंतराल में सुपरवाइजिंग करता है और एक स्पष्ट रूप से यानी इससे अलग एक स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है, सर्वेक्षण करता है। इसी पूर्व व्यापी समय में यानी रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर यह सर्वेक्षण किया जाता है। अब किया क्या जाएगा कि एक सोर्स हमारे पास इनका हो गया जो पूर्णकालिक पर्यवेक्षक है, दूसरा हो गया अंशकालिक गणनाकार का। तो इनको फिर दोनों स्रोतों से जो प्राप्त आंकड़े हैं उनको मैच कराया जाता है। फिर अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई डेटा मिसमैच है या त्रुटिपूर्ण है या फिर पूरा नहीं है, तो फिर दोबारा से उसको जांचा जाता है। ऐसे में जो एरर्स होते हैं उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही हम अपने ही सिस्टम में मौजूद जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, या गलती क्यों हुई, वह दोहराव क्यों आया, उसको भी एक तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक स्व मूल्यांकन हमारी ही रिपोर्ट्स का हो जाता है। तो ये इस रिपोर्ट की एक खास बात है। ठीक, अब इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है उसको समझ लें। तो पहला पॉइंट जो प्रमुख रूप से इसमें सामने आया है वो है कि भारत की जो आबादी है वो लंबे समय तक यंग नहीं रह पाएगी, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कामकाजी आबादी है, वह बढ़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है जिस पर हम तुलनात्मक रूप से समझेंगे। 1971 से लेकर अब तक का कुछ डेटा है। इसमें जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये आबादी, रेड कलर वाली, ये है यंग लोगों की आबादी, यानी कि यंग लोगों में शामिल हैं 15 वर्ष से कम उम्र के लोग, उनको यंग कहा गया है। वर्किंग एज पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई हुई है, जिसमें 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोग शामिल हैं, और एल्डरली यानी उम्रदराज लोगों में शामिल किया गया है 60 वर्ष या उससे अधिक लोगों को, तो ये ब्लू कलर में यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि 2019 का जो डेटा है वो बताता है कि लगभग 25.3 या 25.4% जो हमारे पास यंग एज पॉपुलेशन है वो 1971 की तुलना में उसमें गिरावट आई है। यानी 1971 में ये थी 41.2 के आसपास, जो कि अब 25.3 या 25.4 हो गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये सिकुड़ता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम देखें वर्किंग एज को, तो यहाँ पर 2019 का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 66.5% जो टोटल आबादी है उसका, और 1971 में 53.4% थी, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो हमारी एल्डरली पीपल है, एल्डरली पॉपुलेशन है, वो 5.4% थी 1971 में, जो कि अब 8.1 हो गई है। यानी सीधा सीधा ग्राफ दिखा रहा है कि यंग पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, और कामकाजी आबादी जो 15 वर्ष से अधिक के लोग हैं, कार्य कर सकते हैं 15 से 59 वर्ष तक के, उनमें वृद्धि हो रही है, उनका स्केल बढ़ रहा है। और बुजुर्ग लोगों का भी स्केल बढ़ रहा है, क्योंकि यही लोग आगे चल करके बुजुर्ग होते जाएंगे, और यही जो आबादी है वो हमें यहाँ पर कामकाजी होती हुई दिख रही है। और ये जो ग्राफ घट रहा है इसका मतलब हुआ कि जो जन्म दर है उसमें इस अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ गिरावट आई होगी। ठीक है, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह बताता है कि भारत की जो यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट आबादी है, यानी जो बहुत ज्यादा यंग लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, वो किन किन राज्यों के अंतर्गत मौजूद है। तो स्टेट वाइज आंकड़ा है। हालांकि इस आंकड़े में हम ये बहुत ज्यादा क्षेत्रीय स्तर पर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ओवरऑल सर्वे किया जाता है स्टेट वाइज। तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड 3 सबसे ज्यादा यंगेस्ट स्टेट के रूप में सामने आए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, जहां बिहार में कुल आबादी का 33.5% है, वहीं यंगेस्ट पीपल में 29.1% झारखंड में मौजूद हैं। तो अब अगर हम देखें कि ये संख्या सबसे कम कहां पर है, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब में
ये संख्या सबसे कम है 15.1 से 20.1% के आसपास, तो यहाँ पर गिरावट दिख रही है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु का नाम यहाँ पर ओल्डेस्ट स्टेट्स के रूप में आया है, यानी तमिलनाडु और केरल यहाँ पर। तो यहाँ की जो आबादी है वो 12.9% और 11.3% क्रमशः है कुल आबादी का 2019 के डेटा के मुताबिक। यानी तो जो तमिलनाडु और केरल है, केरल में यहाँ पर 12.9% का आंकड़ा बताता है और तमिलनाडु में 11.3%। इसी तरह कहा गया है कि तेलंगाना सबसे ज्यादा वर्किंग एज ग्रुप वाले पॉपुलेशन का यहाँ पर मौजूदगी है और ये 71.5% है, बहुत ज्यादा है। यहाँ की आबादी वर्किंग एज पॉपुलेशन में ज्यादा है। ठीक, तो ये नंबर सबसे कम जो वर्किंग एज पॉपुलेशन वाला है बिहार और उत्तराखंड में सबसे कम है, कि जो कामकाजी लोग हैं बिहार और उत्तराखंड में सबसे कम है, और बिहार में जो सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है वो बिहार में मौजूद है, ये डेटा बता रहा है। ठीक, आगे देखें। अगला बताता है जेंडर इम्बैलेंस के बारे में, यानी लिंग जो अनुपात है उसमें जो असमानता है उसके बारे में कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं आया है, और अंतर नहीं आया है 2017 से 2019 की जब तुलना की गई है, ये तुलना है 2009 से 2011 के बीच में। तो कहा गया है लगभग उसी तरह की जो गिरावट पहले थी वही गिरावट अभी भी है। तो भारत में जो लिंग अनुपात है वह है 904, यानी 1000 जो पुरुष बच्चे हैं जो जन्मे हैं, यानी मेल जो चाइल्ड हैं उनकी तुलना है फीमेल बॉर्न चाइल्ड से। तो 904 भारत के अंतर्गत है। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो केरल यहाँ पर सबसे आगे है जहां पर ये 964 है, और वहीं सबसे कम है उत्तराखंड में 848, और उत्तर प्रदेश में है 894। तो काफी बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। बिहार में है 894, यानी ये दोनों बराबर पे चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंकड़ा। अगला देखें, अगला है 21 साल से पहले शादी करने वाली महिलाओं की संख्या में गिरावट आ रही है। तो केंद्र सरकार ने एक जो प्रयास किया था कि महिलाओं की शादी की जो उम्र है उसको कम कर दिया जाए, उस प्रयास के चलते यहाँ पर जो डेटा है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। केंद्र सरकार ने कहा था कि 18 वर्ष से 21 वर्ष हम कर देंगे जो शादी की उम्र है। तो इसमें डेटा में दिखाया गया है कि कितनी महिलाएं जो हैं वे 21 वर्ष से पहले शादी कर लेती हैं, किन राज्यों में है। इसके अलावा 2019 का अगर हम डेटा देखें तो 37% जो महिलाएं हैं भारत के अंतर्गत उनकी शादी 21 साल से पहले कर दी गई थी राज्यों के बीच में। और इसमें जो सबसे पहला नंबर पे जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर 49.6% महिलाओं की शादी पहले की गई। उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है बिहार। लेकिन एक और बात जो है वो समझने की वो ये है कि ये जो आंकड़ा है 21 वर्ष से पहले शादी करने का, इसमें तेजी से अब गिरावट आती जा रही है। यानी बड़ा आंकड़ा तो है, बड़ी संख्या तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें भी अब गिरावट आ रही है। ठीक है, एक और डेटा है, इसमें कहा गया है मोर देन हाफ ऑफ लाइव बर्थ्स इन 2019 वर टू वीमेन बियरिंग फर्स्ट चाइल्ड। ये डेटा बताता है कि 2019 के अंतर्गत जितने भी जन्म हुए, यानी जीवित जन्मे बच्चों की जो संख्या अगर देखी गई तो वो ये निकाला गया कि जो जन्म हुए उसमें जो माँ थी उनका लगभग पहला बच्चा था जो जिनका जन्म हुआ है। यानी कि फर्स्ट चाइल्ड 2019 में 52.9% के हिसाब से पैदा हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर माना गया है इस बार का। और 41% जो 2011 का आंकड़ा बताता है, इन 2011 में यही जो जन्म का रिकॉर्ड था पहले जन्मे बच्चों का वो 41% था, और अब ये 2019 में 52.9% हो गया है। इसके अलावा जो 11.7% बर्थ है इस साल का हम देखें तो वो थर्ड चाइल्ड होंगे, यानी कि ऐसी माँ जिनका वो तीसरा बच्चा होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है एक बड़ी गिरावट आ गई है। इस साल जो जन्म हुए हैं कुल बच्चों के, उसमें वो पहले बच्चे हैं, पहले बच्चे के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो ये डेटा भी दिखा रहा है कि लंबा यहाँ पर गैप आया है। अब सवाल बचता है कि चुनौतियां अब इस डेटा से किस तरह से हम समझ पाएंगे आने वाले समय में। डेटा आ गया है लेकिन उसका एनालिसिस हमें करना है। तो पहली बात तो ये निकल करके आती है कि भारत की आबादी की उम्र अब बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या में जो अचानक से विस्फोट एक समय देखने को मिला था, तेजी से जन्म दर बढ़ रही थी, उसमें अब कहीं ना कहीं संतुलन सा आता जा रहा है। इसलिए जब जन्म कम होंगे तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी आबादी हमें बढ़ी हुई दिखेगी।
इसके अलावा अभी जो चुनौती है वो ये भी है कि लिंग असंतुलन बना हुआ है, यानी जेंडर इनइक्वालिटी, खासकर 904 अभी भारत के अंतर्गत जो जन्म दर है महिलाओं की पुरुषों की तुलना में बच्चों के अंतर्गत वो बनी हुई है। इसके अलावा विवाह की उम्र जो 21 वर्ष को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, ऐसे में ये भी एक चैलेंज होगा कि 21 साल की जो आयु रखने की बात है अभी भी बड़ी संख्या में हो तो रहे हैं, तो कैसे उसके बीच में जागरूकता लाई जाए, एक सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है, 21 वर्ष करती है, तो उसके इम्पैक्ट किस तरह से होंगे, इनको भी लेकर के अभी समझना बाकी है। इसके अलावा कामकाजी उम्र के लोगों में वृद्धि हमें दिखाई दे रही है, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पास इस वक्त काफी ज्यादा मौजूद है। लेकिन एक और जो चैलेंज है हमारे सामने देश के अंतर्गत, वो है कि बेरोजगारी का, स्किल डेवलपमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कह रहे होते हैं। तो बेरोजगारी चूंकि बहुत ज्यादा है, लोग रोजगारों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो काम कर सकती थी हमारे पास, हमारी जीडीपी में योगदान दे सकती थी, अगर वो खाली रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो इसका नुकसान होगा हमें। और आने वाले समय में जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो वैसे भी उसकी संख्या कम हो रही है। तो हम जो एक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं उसमें उतना अनुमान हमारा सही हो पाएगा, हम वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ही किसी देश के अंतर्गत जो मौजूद है वही देश की जीडीपी को ग्रोथ में ले जाने में काम करेगी या सहयोग करेगी, क्योंकि लोग ही काम करते हैं तभी किसी देश की जीडीपी बढ़ती है। तो लोगों का योगदान बहुत ज्यादा होता है, वो किसी भी तरह से हो, जब तक मैन पावर नहीं होगी, नए सॉल्यूशंस, नए तरीके के आइडियाज नहीं आएंगे तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएंगे। तो रोजगार के अवसरों की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब समाधान क्या हो सकता है इसका? पहला तो हमें ये भी दिख रहा है कि जो बुजुर्ग आबादी है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में हमारे पास जो जरूरत है वो होगी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाने की, ताकि ऐसी पॉपुलेशन जो ओल्ड एज की तरफ जा रही है उनको किस तरह से हम सिक्योर कर सकें। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा, ताकि लोगों की जीवन स्तर और बेहतर हो सके और आगे चलकर वो सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ पाएं। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ में जो हम चाह रहे हैं उसमें योगदान हो सके। इसके अलावा विवाह की आयु वाला जो उसमें पॉइंट ऐड किया हुआ है उसको लेकर के जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। खासकर सरकार के द्वारा लाई जाने वाली अगर नीति आती है तो उसमें भी जागरूकता वाला अभियान बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा जो जनसंख्या की नीति है, ऐसा भी कहा गया है कई विशेषज्ञों के जरिए कि उसको अभी किसी तरह से जनसंख्या में गिरावट लाने का प्रयास करना या फिर जनसंख्या को छूट देना, इस तरह के जो भी मुद्दे अगर आते हैं तो उसको बहुत ही ठीक तरीके से विचार करना होगा, उसके बारे में देखना होगा कि चीन की पॉपुलेशन में भी अगर गिरावट आ रही है तो हमारी पॉपुलेशन भी किस तरह से आगे बढ़ पाएगी या उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो जनसंख्या नीति अगर कोई आती है तो उसको भी बहुत ज्यादा विचार करके लाना होगा। चलिए, आज के इस टॉपिक से क्या सवाल बन सकता है? सवाल है, भारत की आबादी आने वाले वर्षों में बहुत युवा नहीं रह जाएगी, जिसका दबाव रोजगार के अवसरों की कमी के चलते कामकाजी उम्र की आबादी पर और अधिक बढ़ेगा। हाल ही में जारी एसआरएस रिपोर्ट के संदर्भ में कथन का विश्लेषण कीजिए। तो इस कथन में ही लगभग पूरे टॉपिक के बारे में ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, यानी आप पूरे टॉपिक का डिस्कशन के आधार पर इसको लिख पाएंगे। तो भारत की आबादी आने वाले वर्षों में बहुत युवा नहीं रह जाएगी, जैसा रिपोर्ट ने बताया है। इसका दबाव रोजगार के अवसरों की कमी की वजह से जो कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ रही है उस पर और अधिक देखने को मिलेगा। तो एसआरएस की रिपोर्ट को आपको उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस उत्तर को फ्रेम करना है, तो इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। तो और आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।